नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से मिल रही है। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के यहां पर लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। लोकायुक्त पुलिस ने पटेल नगर के एक फ्लैट पर दबिश दी है। प्रदीप खन्ना का श्योपुर में ट्रांसफर हो चुका है। भोपाल की एक संयुक्त टीम गौतम नगर, गोविंदपुरा, भोपाल के बंगले पर पहुंची हुई है। भोपाल में भी कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। खनिज अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर ये टीम पहुंची हुई है। लोकायुक्त की टीम यहां कार्रवाई करने के लिए पहुंची हुई है। बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अधिकारी प्रदीप खन्ना के घर पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लोकायुक्त पुलिस ने पटेल नगर के एक फ्लैट पर दबिश दी है। हालांकि प्रदीप खन्ना का श्योपुर ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन उनके भोपाल स्थित बंगले पर भी कार्रवाई की गई है। तो चलिए चर्चा करते हैं। इस वक्त अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, इंदौर में किस तरह से क्या ताजा जानकारी, फिलहाल कितने अधिकारियों की टीम दबिश देने पहुंची? देखिए, लोकायुक्त के 20 से ज्यादा अधिकारियों की टीम है जो यहाँ पहुंची हुई है। जो पटेल टावर है उसमें 302 नंबर का उनका फ्लैट है, जहाँ पर ये कार्रवाई चल रही है। अभी तक वहाँ उनको कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं और अभी भी कार्रवाई जारी है। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ कि कितनी इनकी कमाई है, लेकिन माना जा रहा है कि करोड़ों की काली कमाई का खुलासा इस छापे की कार्रवाई में होगा, क्योंकि भोपाल और इंदौर में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। हम आपको बता दें कि जो खनिज अधिकारी हैं इन पर कई तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं। जब वो इंदौर में थे तो उन पर अवैध खनन न रोक पाने के चलते उनका देर रात में ही ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि जब खनिज की टीम पर हमला हुआ था, जीतू पटवारी के रिश्तेदारों ने हमला कर दिया था अवैध खनन रोकने गई टीम पर, तब इनका नाम आया था प्रदीप खन्ना का। इनको रातों रात इंदौर से ट्रांसफर कर श्योपुर भेज दिया गया था। तो इनकी संलिप्तता अवैध उत्खनन में भी रही है, इसलिए माना जा रहा है कि काली कमाई का खुलासा बड़ी मात्रा में हो सकता है। करोड़ों की काली कमाई का खुलासा इस छापे में हो सकता है। ये जो फ्लैट है यहाँ पर उनका बेटा, प्रदीप खन्ना का बेटा और बेटी के अलावा उनका एक साले का लड़का यहाँ पे रहता था और यहाँ पर रहकर ये लोग पढ़ाई कर रहे थे और इसी फ्लैट पर सर्चिंग की कार्रवाई अभी जारी है। चलिए, बिल्कुल साथ में रखें। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, राजधानी भोपाल में किन किन ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है? जिस तरीके से हमारे सहयोगी अरुण जी ने डिटेल दी है, उसके अनुसार इसी घटना के बाद से लोकायुक्त की रडार पर जो है प्रदीप खन्ना आ चुका था और लगातार लोकायुक्त करीब 3 से 4 महीने से लगातार जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास आए थे, जो शिकायत आई थी, और इसी दस्तावेजों के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। इंदौर के बाद राजधानी भोपाल में इंदौर लोकायुक्त की ये बड़ी कार्रवाई है। दूसरा ये उसका ठिकाना है जो कि उसका घर है और करोड़ों रुपए इस घर की कीमत बताई जा रही है। और सबसे पौष इलाके गौतम नगर में ये MIG जो है वहां पर इसका मकान है और वहां पर भी जो टीम है करीब 5 लोगों की इंदौर से टीम है। हालांकि भोपाल लोकायुक्त का भी सहयोग लिया जा रहा है और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी जो बंगला है उसके आसपास तैनात किया गया है। तो लोकायुक्त की टीम लगातार वहां पर भी कार्रवाई कर रही है और जो अभी तक सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली, क्योंकि अभी तक कोई अधिकारी सामने नहीं आया, जो सूत्रों ने जो जानकारी दी उसके अनुसार जो करोड़ों रुपए कीमत का जो ये मकान है, उसके अलावा भी कई जमीनों के राजधानी भोपाल में दस्तावेज मिल रहे हैं, क्योंकि राजधानी भोपाल में भी बताया जा रहा है कि काफी दखल खनिज विभाग में प्रदीप खन्ना का था। तो ऐसे में आसपास की जो जमीन है उसके दस्तावेज भी मिले हैं, ये सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। कई दूसरे मकान और प्लॉट की जानकारी भी मिली है। इस तमाम दस्तावेजों की अभी जांच पड़ताल की जा रही है और नगद मिलने की भी आशंका बताया जा रहा है। करीब लाखों रुपए की नकदी मिली और जो सोने के जेवर हैं उनकी भी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो इसका आकलन कर रहे हैं कि सोना के जो जेवर है वो कितने हो सकते हैं। तो अभी लोकायुक्त की जो कार्रवाई है, करीब सुबह 7 बजे टीम आई थी, उसके बाद लगातार भोपाल के घर पर भी कार्रवाई जारी है। जो तमाम दस्तावेज मिले हैं उसकी छानबीन की जा रही है, क्योंकि इंदौर में ये लंबे समय तक पदस्थ, करीब 5 साल तक ये इंदौर में जिला खनिज अधिकारी रहा। तो जिस तरीके का विवाद अरुण जी ने बताया, उसके बाद ये भोपाल में भी काफी लंबे समय तक पदस्थ रहा और अभी
हाल ही में शिवपुर इसका ट्रांसफर हुआ था, लेकिन अभी शिवपुर की कोई डिटेल अभी तक निकल कर नहीं आई कि वहां पर इसने कोई प्रॉपर्टी बनाई हो। तो जिस तरीके से अवैध खनन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत होती है और कई तरीके के आरोप इन अधिकारियों पर लगते हैं, तो अब उन आरोपों को अब बल मिलने लगा जब ये छापेमार कार्रवाई की जा रही। बताया जा रहा है कि अवैध उत्खनन और तमाम तरीके के अवैध काम के जरिए जो है काली कमाई की गई है। पूरा आय से अधिक संपत्ति का मामला, यही कारण है कि लोकायुक्त ने इस पूरे मामले के सबूत जुटाने के बाद इन दोनों स्थानों पर, चाहे इंदौर का वो फ्लैट हो या फिर भोपाल का करोड़ों का उसका घर, उस पर छापेमार कार्रवाई की और लगातार लोकायुक्त की टीम को जो दस्तावेज मिले हैं उसके संबंध में प्रदीप खन्ना और तमाम जो उससे जुड़े लोग हैं, चाहे वो उसके रिश्तेदार हों, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और लगातार अधिकारी सर्वे में जुटे हुए हैं, दस्तावेज खंगाले जा रखे हैं और फिर उसके बाद अब आगे और बड़े खुलासे इस पूरे मामले में होते हुए नजर आ सकते हैं। जेईई की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। ये 6 सितंबर तक चलने वाली है। ऑनलाइन हो रही है ये परीक्षा और इस परीक्षा में प्रदेश भर से 43,396 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में परीक्षा के लिए 26 सेंटर बनाए गए हैं। भोपाल में 3 कॉलेजों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इंदौर में 3 तो वहीं जबलपुर में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर ही मास्क दिया गया है। मास्क पहनकर ही परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। छात्रों को सैनिटाइज किया जाएगा और उन्हें साथ में सैनिटाइजर और पानी बोतल ले जाने की अनुमति होगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को परीक्षा केंद्र तक लाने ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की और अलग अलग पिकअप पॉइंट्स बनाए गए, जहां से इन स्टूडेंट्स को इनके एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया गया। तो जबलपुर में भी परीक्षा पर ड्रोन से नजर रखी गई। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को अलग से मास्क दिया गया। परीक्षार्थियों को 3 स्टेज जांच के गुजर रखने पड़े और उसके बाद फिर ये जो हॉल है, परीक्षा हॉल है, वहां तक ये अंदर जा सके। तो आज से जेईई मेंस की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जिसके लिए राजधानी रायपुर के साथ ही बिलासपुर और भिलाई में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। दोनों ही परीक्षाओं में तकरीबन 50,000 विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। राजधानी में जेईई मेंस के लिए केवल 1 परीक्षा केंद्र सरोना में जो डिजिटल जोन है उसे बनाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए मार्किंग कराई गई है। साथ ही छात्र यहां पर 2 घंटे पहले पहुंचे हैं और फिर उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर देखने को मिली है। सुबह 9 बजे से पहली पाली और दूसरी जो है वो 3 बजे से शुरू होने वाली है। प्रशासन की तरफ से छात्रों को लाने ले जाने की विशेष व्यवस्था की गई। 9 जगहों पर वाहनों की व्यवस्था थी और उन 9 जगहों से जो बसें हैं वो इन परीक्षा केंद्रों पर पहुंची हैं। तो ग्वालियर में भी जेईई की परीक्षा शुरू हो चुकी है। बड़ागांव के बीवीएम कॉलेज में ये परीक्षा चल रही है। 2 पालियों में ये परीक्षा हो रही है। 6 सितंबर तक ये परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद उन्हें एंट्री मिल सकी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, क्या ताजा अपडेट? परीक्षा शुरू हो चुकी है? बिल्कुल दीपेश, पहली परीक्षा और पहली पाली की परीक्षा शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट्स अंदर एंट्री ले चुके हैं। कोरोना के मद्देनज़र इस बार व्यवस्थाएं काफ़ी कुछ बदली हुई नज़र आई थी। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी पानी की बोतल और सैनिटाइज़र ले जाने की परमिशन थी और आप अगर देखना चाहें तो हालांकि स्टूडेंट्स परीक्षा देने के लिए अंदर जा चुके हैं, लेकिन चेकिंग पॉइंट बनाए गए थे और ख़ास बात इस बार ये रही थी कि जो चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए थे वो भी टच फ्री पॉइंट्स थे, यानी कि अगर स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड भी चेक हो रहा था तो वो बारकोड के ज़रिए चेक किया जा रहा था
और उसके बाद स्टूडेंट्स को एंट्री दी जा रही थी। जो बाहर वॉलंटियर्स तैनात थे मैनेजमेंट के, वो भी खास तौर पर इस चीज़ों का ध्यान रख रहे थे कि जो भी स्टूडेंट्स अंदर एग्ज़ाम्स करने के लिए एंट्री ले रहे हैं देने के लिए, उनके पास मास्क हो और साथ ही साथ वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखें। और जो मास्क है वो यहाँ से तो अपने आप से जो स्टूडेंट्स घर से लगा करके आए थे उसके साथ उन्होंने एंट्री ली, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर पर उन्हें ट्रिपल लेयर एक और मास्क दिया जाएगा, वो उन्हें पहन करके एग्ज़ाम्स देने की परमिशन होगी। अभी यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो तैनात हैं और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे थे स्टूडेंट्स को, तमाम कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो करते हुए ही दिए जा रहे थे। व्यवस्थाओं में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा था क्योंकि एंट्री लेने के समय और एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म होता है उस समय स्टूडेंट्स का जो क्राउड होता है वो बड़ी संख्या में आता है और इस समय ही सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय वो होता है क्योंकि तभी आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है, आपको अपने आप में दूरी रखनी है। इस बात का कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भूल जाते हैं क्योंकि जब एग्जाम देने जाते हैं तब भी एक्साइटमेंट लेवल अलग होती है और जब दे करके आते हैं तब भी डिस्कस करते हुए ग्रुप में नजर आते हैं, लेकिन ये ग्रुप ना बने। वॉलंटियर्स इस बात के लिए तैनात किए गए हैं। बिल्कुल, तो तमाम तरह के एहतियात यहाँ पर बरते जा रखे हैं और उसी एहतियात के साथ परीक्षा शुरू भी हो चुकी है और फिर जब स्टूडेंट्स यहाँ से निकलेंगे तो वही सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। सीएम शिवराज आज देवास, हरदा और सीहोर जिले का दौरा करेंगे। कल सीएम ने होशंगाबाद और सीहोर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यहां सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। देर रात सीएम सीहोर के मंडी गांव पहुंचे। सीएम ने कहा कि घर घर सर्वे कराया जाएगा और लोगों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी, कब तक सीएम दौरे पर निकलने वाले हैं? आप बिल्कुल देखिए, आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो दौरे हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों के वो जारी रहेंगे। जैसा कि पिछले 2 दिनों से लगातार वो दौरे कर रहे हैं क्योंकि वो जगह जहां पर बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा चढ़ा है या प्रभावित इलाके हैं तो वहां उनके दौरे हैं। मुख्यमंत्री का आज का जो दौरा है वो 11:30 बजे से शुरू होगा और वो हेलीकॉप्टर से भोपाल से सीधे देवास के नेमावर जाएंगे जहां पर वो स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे और वहां की स्थितियों के बारे में किसानों से चर्चा करेंगे। इसके बाद में उनका कार्यक्रम हरदा जाने का है जहां हरदा के हांडिया में वो इसी तरीके से सर्वे करेंगे और उसके बाद में फिर वो देवास के बाद सीहोर के शाहगंज भी जाएंगे। तो पूरे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज ये कार्यक्रम रहेगा और दरअसल पिछले जब से बारिश का दौर चला है, हालांकि अच्छी बात यह है कि अब बारिश थम गई है तो बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन अपने पीछे वो जिस तरीके की विनाश लीला छोड़ गया है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को मदद की और मुआवजे की जरूरत होगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो सर्वे कराएंगे और खुद भी जाकर देख रहे हैं कि आखिरकार लोगों को, किसानों को और गरीबों को इस बाढ़ ने कितना दर्द दिया है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनकी पार्थिव देह अब उनके निवास स्थान के लिए ले जाई जा रही है जहां अंतिम दर्शन के लिए उन्हें रखा जाएगा। सीधी तस्वीरें देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। प्रणब मुखर्जी आज इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनका अंतिम संस्कार आज होना है। एक ऐसी शख्सियत जिसने राजनीति में अमिट छाप छोड़ी। जब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो वहां भी उन्होंने कई मिसाल कायम की। महामहिम जब भी उनके पदनाम के आगे लगाया जाता था तो वे टोक दिया करते थे और कहते थे इसकी आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और उसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी फॉलो किया जा रहा है। दरअसल फेफड़े में संक्रमण के कारण उनका निधन हुआ। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की ये अंतिम विदाई की बेला जब वे हमारे बीच नहीं रहे। एक ऐसा दौर जब राजनीति में ऐसे किरदारों की दरकार जिनसे सीखने की आवश्यकता, आज वे इस दुनिया में नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रणब मुखर्जी एक समर्पित लोक सेवक थे। उन्होंने कहा कि प्रणब इस बात में गहराई से यकीन करते थे कि दोनों देश मिलकर ही दुनिया की चुनौतियों को सुलझा सकते हैं। इतना ही नहीं, बिडेन ने कहा कि मैं और जिल उनके निधन की सूचना से बेहद दुखी हैं। इस मुश्किल वक्त में हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार के साथ हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए बांग्लादेश में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया हो। 2 सितंबर को एक दिन का राजकीय शोक बांग्लादेश में भी रहने वाला है। प्रणब मुखर्जी के निधन से वहां पर भी एक दिन के लिए झंडा आधा झुका रहेगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अपने संदेश में कहा कि उनका दशकों से प्रणब मुखर्जी के साथ नाता था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की आज़ादी में प्रणब मुखर्जी का खासा योगदान रहा है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब उनकी पार्थिव देह को उनके आवास स्थान के लिए ले जाया जा रहा है। अब कोरोना की बात करते हैं। कोरोना की रफ्तार छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में 1411 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,503 पहुंच चुकी है। अब तक 16,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,237 है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है और व्यापक रूप लेता जा रहा है। लगातार छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले आंकड़े हर दिन निकलकर सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आइसोलेट हो चुके हैं, आइसोलेशन पर। इनके साथ साथ मंत्री रविंद्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी हैं। होम आइसोलेशन पर शिव कुमार डहरिया भी हैं। ये तमाम वीवीआईपीज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के संपर्क में आने की वजह से होम आइसोलेशन में चले गए हैं। क्योंकि डायरेक्ट संपर्क वाले कई जो अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से कई कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी वजह से इन्हें भी अब होम आइसोलेशन पर जाना पड़ा है। इससे इस बात की ओर इशारा मिलता है कि अब और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। तो इंदौर शहर में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। 258 नए पॉजिटिव केस इंदौर में सामने आए हैं। 13,000 के पार पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 5 लोगों के मौत की भी पुष्टि हुई है। तो इंदौर में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। एक उम्मीद नजर आई थी कि इंदौर में अब कोरोना की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी थम रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और एक के बाद एक नए चौंकाने वाले मामले निकलकर सामने आते हैं।
तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 63,000 के पार मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 48,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो प्रदेश में अब तक 1,300 से ज्यादा कोरोना की वजह से जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमित मरीजों के संख्या में इजाफा हो रहा है और इन संख्याओं में होते हुए इजाफे के साथ साथ मौत का आंकड़ा है वो भी 1,300 के पार पहुंच चुका है। जांजगीर चांपा में कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। बैरियर तोड़कर कर्मचारियों के साथ मारपीट इनके द्वारा की गई थी, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। खबर जांजगीर चांपा से। सड़क किनारे खड़े हुए ट्रक से बाइक सवार टकरा गया है। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के खरौद रूट की घटना बताई जा रही है। शिवरी नारायण नगर पंचायत के रहने वाले ये दोनों युवक हैं। शिवरी नारायण पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी है। तो खड़े हुए ट्रक में ये बाइक सवार जाकर टकरा गए हैं, जिसकी वजह से हादसे में एक युवक की जान चली गई है। तो एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक खड़ा हुआ था और ये दोनों युवक जो शिवरी नारायण के रहने वाले हैं वे यहाँ तेज रफ्तार गाड़ी के साथ पहुंचे और ट्रक से टकरा गए, जिसके बाद जो एक युवक था उसकी जान चली गई, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। मकान नंबर 3 की ऐसी मिस्ट्री जो आपके होश उड़ा देगी। जहां एक किराए के मकान में 7 दिन पहले एक दंपत्ति अपनी 1 साल की मासूम बेटी के साथ रहने आता है और फिर उस घर में मिलती है उस मासूम बच्ची की मां की लाश। जहां कातिलों का चेहरा और कत्ल की वजह आपके होश उड़ा देगी। जहां मरते मरते एक मां कर रही थी पुकार, मेरी मासूम बेटी को बचा लो। आप भी देखिए मर्डर का मानव तस्करी कनेक्शन। मकान नंबर 3 की मिस्ट्री, मर्डर का मानव तस्करी कनेक्शन, सौदागर शैतान पिता की साजिश, 2 लाख में मासूम बेटी का सौदा, एक मां की अनसुनी फरियाद, मेरी लाडली को बचा लो। ये 10 चेहरे इंसानियत के गुनहगार हैं। इन 10 चेहरों में उस चेहरे को बेनकाब करना भी बेहद जरूरी है जिसने न सिर्फ रिश्ते का कत्ल किया है बल्कि रिश्ते की सरेआम बोली लगाई है। धार के पीथमपुर सेक्टर 1 थाना इलाके की मनमानी कॉलोनी में एक महिला की मकान नंबर 3 में लाश मिली थी, जिस घर में 7 दिन पहले महिला अपने पति और 1 साल की बच्ची के साथ किराए से रहने आई थी। सेक्टर 1 में एक प्रकरण हुआ था जिसमें 25 तारीख को एक महिला की लाश मिली थी और उस लाश को, अब वो लाश अनआइडेंटिफाइड थी और उसमें हमारे एडिशनल एसपी सीएसपी पीथमपुर, सेक्टर 1 टीआई चंद्रभान और उनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया। मौकाए वारदात से पुलिस को यकीन हो गया कि यह कत्ल का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी। जहां महिला की गला घोंटकर हत्या की गई थी, लेकिन सवाल था कि महिला का पति कहां गायब हो गया। दरअसल ये घर महिला के पति ने 19 अगस्त को किराए पर लिया था और 7 दिन में ही घर ने लाश उगली थी। अब एक चौंकाने वाला खुलासा सुनिए।
महिला को मौत के घाट उतारने वाला उसका पति, जेठ और जेठानी थे। शुरुआत में ये पूरा प्रकरण मर्डर का लग रहा था, परंतु जब इसको आगे इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस आया, जिसमें जो महिला थी उसकी बच्ची को, 1 साल की बच्ची को उसके पति और उसके जेठ ने मिलके उसको ले गए। इस मर्डर में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जहां कत्ल का कनेक्शन मानव तस्करी से जुड़ा था। दरअसल मृतका के पति ने 1 साल की मासूम बेटी का सौदा 2 लाख रुपए में किया था। इसकी भनक लगने पर महिला ने अपने पति का विरोध किया, जिसकी सजा थी सजाए मौत। इस मानव तस्करी के रैकेट में शामिल थे 5 दलाल, 3 सौदागर और 2 खरीदार। बच्ची बेचने वाले 3 लोग, छोटू, प्रसंदी और दीपिका, निकल के आए। बच्चे को बिकवाने वाले आरोपीगण में राधा भाई, सागर, मीना, मानकुंवर और मिथुन आए, और खरीदने वाले जो 2 पेरेंट्स हैं, सिकंदर और पूनम। इंसानियत के इन 10 सौदागरों से पुलिस इस बात का राज उगलवा रही है, आखिर इस रैकेट में कितनी मासूम बच्चियों की खुशियों की कुर्बानी दी गई है, कितने बच्चों की हुई है खरीद फरोख्त, इसकी तफ्तीश जारी है। धार से नवीन मेहर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।